Hello class, my name is Monica. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, Farkhabad. This is your Strategic Management and Business Policy video lecture series. Today we are going to discuss classification of business objectives. So let's start our class. Classification of business objective. There are various type of business objective. So firstly I will discussing about with you इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप जब भी कोई बिज़नेस, पहले तो हम एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के बिहा पे डिस्कस करते हैं कि एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है. बिज़नेस ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, बेसिकली हम ये फाइंड करते हैं कि हम अपना जो बिज़नेस सेटअप करा रहे हैं उसमें हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, कैसे हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट बने, कैसे हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मार्केट में इन्हेंस कर सकें, अपनी रेपुटेशन अच्छे से बना सकें, अपने आप को वेल इस्टेब्लिश रख सकें और लॉन्ग ड्यूरेशन तक मार्केट में कॉन्स्टेंटली रन कर सकें हाइक के साथ में. ऐसा नहीं है कि हमें बस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के ऊपर स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज़ बनानी है. एक बार हमारा प्रोडक्ट आया और बस मार्केट में रन किया और जब तक रहा तब तक रहा, हमें प्रॉफिट मिला, फिर बात को हम अपने मार्केट से बाहर हो गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हम एक बार बिज़नेस में जा रहे हैं और मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली मार्केट में रन करना चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक, जब तक आपका प्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है. आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक मार्केट में रहना चाहिए, तभी आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है, तभी आपको सक्सेस भी मिलती है. तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हमारा सब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट अचीव करना होता है हमारे बिजनेस में. वी विल ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. हमें कम से कम अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है विद मेंटेन द हाई क्वालिटी. मतलब कि अपनी क्वालिटी को हाई रखते हुए आपको ये सारी चीज़ों को टारगेट करना पड़ता है. और क्या होता है, अपने न्यू कस्टमर्स को क्रिएट करना रहता है, अपने जो न्यू आइडियाज़ होते हैं उन्हें भी क्रिएट करना रहता है, अपना जो वेल्थ होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उसको भी इन्हेंस करना रहता है. रेगुलर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसमें आपका. कॉन्स्टेंटली आप एक्टिविटीज़ को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते रहेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा. अगर आप अपने टास्क को एक बार परफॉर्म करके छोड़ देंगे और आप कहेंगे कि ये तो हमारा कंटिन्यूसली होता ही रहेगा, हमें अब कोई भी नीड्स नहीं है, कोई भी वांट्स नहीं है इसमें अपडेशन लाने की या फिर हमें रिसर्च करने की या सर्वे करने की, तो हम है ना बैकवर्ड होते जाएंगे, मतलब कि पिछड़ते जाएंगे मार्केट से, जो हमारा कॉन्स्टेंटली मार्केट रन कर रहा है. क्योंकि अब देख रहे हैं हमारा जो रिसेंट ट्रेंड है मार्केट का वो कितना फास्टली चेंज होता है. डे टू डे मार्केट जो है वो अपडेट होता जा रहा है. डे टू डे हमारी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वांट्स हैं, नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो डे टू डे चेंज होती जाती है, वेरी करती हैं, फ्लेक्सिबल होती जा रही हैं. इनमें कोई कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि जो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने को मिल रही हो कि अगर आपने कोई भी एक चीज़ मार्केट में ला के दे दी है तो कॉन्स्टेंटली रन किए जा रही है. ऐसा नहीं हो रहा है. आपके देखते हैं कॉन्स्टेंटली मार्केट में चेंजेस आते, मतलब कि वेरिएशन आते जाते हैं डे टू डे. कहीं कस्टमर को कोई भी आइटम की रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट डे वो आएगा तो कहेगा नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए. तो क्या है, आपका जो डिमांड है वो वेरी करता रहता है. और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको आपको फुल्ली यूटिलाइज़ करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि हमें जितना काम था हमने उससे उतना ले लिया, बाकी आप वेस्ट है और आप उसे गार्बेज में डाल देंगे. ऐसा नहीं करेंगे आप है ना, आपके पास जो गार्बेज बच रहा है आप उस गार्बेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. आप उनसे कोई और कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स बना के अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ नया ला सकते हैं. क्योंकि आपके पास तो वो छोटे अमाउंट में नहीं होगा, आपके पास तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, क्योंकि आपका जो बिज़नेस रन कर रहा है वो बहुत बड़े लेवल पर रन कर रहा है.
तो आपके पास जो गार्बेज है वो आपके लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए यूज़ में आ सकता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लें कि कोई ड्रेस बन रहा है, कोई ड्रेस में जो आपका जो ड्रेस का जो साइज़ था या जो भी डिज़ाइन था वो आपने प्रॉपर निकाल लिया, उसके बाद में जो साइड से वेस्टेज बच रहा है तो आप उसका क्या करेंगे, उससे आप कोई और छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन कर लेंगे या कोई उन छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके कोई बड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि आपके लिए तो वो छोटी चीज़ है बट आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में उसको एज अ डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं या किसी कंपोनेंट में उसे लगा सकते हैं, पैच कर सकते हैं। तो आपके लिए वो बहुत सारे रिसोर्सेज का काम करेगा। तो आप अपने रिसोर्सेज को जब तक आप प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर लेते, मीन्स कि आप एक एक पार्ट उसका टिनी पार्ट्स भी आप उसके वेस्ट नहीं जाने देंगे गार्बेज में, आप उन सारी चीज़ों को प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे। अगर ये आपके रॉ मटेरियल की बात रही, अगर आप अपने लेबर मशीनरी की बात करें तो आप उनको भी प्रॉपर यूज़ करें। टाइम पे आपको जिस चीज़ की जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफ़िल करें, उसमें आप सेटिस्फाई करें। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि नहीं हमें मशीनरी का 2 घंटे का काम है और वो मशीनरी तो 24/7 आवर्स वर्क करती है, आप उसे बीच में स्टॉप भी नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉप करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे, आप 2 घंटे का जो काम है वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उसके साथ में जो 10 आवर्स जो वेस्ट जा रहे हैं या 22 आवर्स वेस्ट जा रहे हैं, उन आवर्स में आप ऐसे प्रोडक्शन करेंगे जो आपके लिए आगे फ्यूचर में जाके आपके बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, ये आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत सारे पैरामीटर्स कवर होंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करना। इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं टूवर्ड्स द कस्टमर, सोशल ऑब्जेक्टिव आपके टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, सोशल ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स द डीलर, टूवर्ड्स द सप्लायर, टूवर्ड्स द कंपटीटर्स, टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज, टूवर्ड्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑल्सो। देयर आर वेरियस पैरामीटर जिसमें आपके सोशल ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपका कस्टमर के लिए है, कस्टमर की क्या है, आप कस्टमर को कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करके सेटिस्फाई करा सकते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप प्रॉपर रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराएँ जिससे कि वो आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर सकें। गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आप देखते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। जैसे कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेजेस वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करी जा रही है कि नहीं की जा रही है, उनको टाइमली वेजेस देना, और जो उनका वर्किंग डेजिग्नेशन है या वर्किंग आवर्स है, वर्किंग कैपेबिलिटीज़ है, उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड कराना। और जो भी सैलरी के लिए जो ट्रांसपेरेंसी है अलग अदर एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ट्रांसपेरेंसी रखना है आपको, कि ऐसा नहीं है कि सेम डेजिग्नेशन पे एम्प्लॉय है, सेम ड्यूरेशन पे वर्क करता है, सेम मशीनरी पे वर्क करता है, सारी चीज़ें A to Z सेम है बट सैलरी में क्या वेरिएशन है। तो क्या होगा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गए जनरेट, मतलब कि अंदर से लोग हैं ना अपने आप को डिमोटिवेशन फील करने लगे कि बताओ हमको तो इतना कम सैलरी दिया जा रहा है और इनको तो इतनी ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, बल्कि हम काम तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे इंस्पायर ना होकर डिस्पायर हो जाएंगे, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम के लिए कम डेडिकेट रहेंगे। और वर्किंग कंडीशंस में क्या होगा, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप को एम्प्लॉय से काम करवाना है तो आप उसके फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, थोड़ी सी तो रिलैक्सेशन देंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएगा और आपको बेस्ट परफॉर्म करके दे पाएगा। डेवलपमेंट द HR, मतलब कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के HR होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह के लिए वर्क करेंगे। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू अपडेशन आ रहा है उनके बारे में अवेयर करवाएंगे। वेल बीइंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स होगा। सोशल एंड साइकोलॉजिकल
सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, हर टाइप का सेटिस्फैक्शन होना एम्प्लॉयज़ को ज़रूरी है, सोशल भी और साइकोलॉजिकल भी। मीन्स आपका इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए, जो कि आपके एम्प्लॉयज़ के लिए एडवांटेज क्रिएट करे, जैसे कि वो अच्छे हैप्पी रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स कि जो जिस स्किल्स का है उसको उस टाइप की जॉब देनी चाहिए जिससे कि वो जॉब सेटिस्फैक्शन रखे अपनी जॉब के लिए और अपने वर्क के लिए डेडिकेट रहे। वेलफेयर फैसिलिटीज़ में क्या आता है आपका, जैसे कि हुआ क्लचेस प्रोवाइड कराना अपने एम्प्लॉयज़ को, लंच ब्रेक के लिए कैंटीन देना, कैंटीन की फैसिलिटीज़ देना, और जो ड्रिंकिंग वाटर वगैरह की फैसिलिटीज़ देना। अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो हाइजेनिक है तो आपको उसके लिए प्रिकॉशंस भी देने पड़ेंगे, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम हैंड वॉश वगैरह कराना, और ऊपर से अलग से जो गाउन्स वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड कराना कि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ करें, जिससे कि बाहर के बैक्टीरियाज वगैरह ना आ सके। उनको मेडिकल क्लेम प्रोवाइड कराना, उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, मीन्स आपका उनका पूरा वेलफेयर का ध्यान रखना। अगर कोई इन्हें प्रॉब्लम होती है तो उसको शॉर्ट आउट कराना। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स कि आपके जो वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको है ना मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प प्रोवाइड कराना। मीन्स आपके जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके सजेशंस को भी मैनेजमेंट को मानना, मतलब कि कोई भी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं या कोई भी नॉर्म्स लेके आ रहे हैं तो आप उनसे भी सजेशंस लेंगे, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बनाएंगे अपने प्लान्स को। नेक्स्ट है आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एज़ पर नेशनल प्रायोरिटीज़ रखते हैं। मींस कि आपकी नेशनल की प्रायोरिटी क्या है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनको आप पहले फुलफ़िल करवाएंगे, उनकी जो बेसिक नीड्स एंड वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं उनको आप उनकी परचेजिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग या जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। मींस उनकी जो कॉस्ट है वो भी ऐसी रखेंगे कि वो अफोर्ड कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके। नेक्स्ट है आपका सोशल जस्टिस। मीन्स आपको आपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करना है। डेवलप फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़, मीन्स आप है ना उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी प्रोवाइड कराएंगे। और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कराएंगे। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, ये तो बताया आपको, सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड कराएंगे उनको। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज़, ये आपको बताया है बच्चा हमने ना। जैसे कि क्या होता है, आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयज़ हैं, कैंडिडेट है, पॉपुलेशन है, उनको एज़ पर द रिक्वायरमेंट आपको सेटिस्फाई कराना पड़ता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। self sufficiency and export promotions एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कराएंगे। सेल्फ सफिशिएंसी होगा, मीन्स आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनको उस लेवल पे कराएं जिस पे वो इजीली वर्क कर सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, राइज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज किया जाता है। रिड्यूस्ड डिस्पैरिटीज अमंग द नेशंस। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसका है, मेक अवेलेबल ग्लोबल कॉम्पिटिशन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ इट इज़ completed. Thank you class, take care, stay home, stay safe.